नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक्स पार्ट्स करंट अफेयर्स का देख रहे हैं इस समय, तो आप चलते हैं अगली कड़ी में। अभी तक 3 इसके वीडियोस जो है डाले जा चुके हैं। चौथा है, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के जो है कौन मुख्य अतिथि थे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वीडियो विशेषकर जो है यूपीपीसीएस के लिए स्टैटिक्स पार्ट जो आते हैं जी की करंट अफेयर्स, उसके लिए हो गया है। आरओ का है, और जो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लोग दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी वैकेंसीज हैं वहाँ के लिए। तो आप सभी इसको देखते रहिए और बार बार देखिए, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि आप करंट अफेयर्स को बार बार देखना होता है और पढ़ना होता है, फिर वो रिकॉल होता है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। डाटा हमेशा अद्यतन और अपडेट डाटा पढ़िए। तो इस कड़ी में देखिए, मुख्य अतिथि 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे, किसके गणतंत्र दिवस 2026 के 77वें, कौन सा गणतंत्र दिवस 77वां, उसके मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन आयोग परिषद के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा ये जो है कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इसके साथ उर्सुला वान डेर लेन जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेन। ये दोनों ही मुख्य अतिथि थे 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के भारत के। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। आप कमेंट करिए कि वंदे मातरम को किसने लिखा था, और कब ये पहली बार जो है भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। और हो सके तो पूरा वंदे मातरम। अभी जो हाल ही में सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि किस तरह इसको जनगणमन के तहत की तरह जो है इसको गाना है। तो और इसको राष्ट्रीय गान कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत कहते हैं, और राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, इस संबंध में भी आप थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, कितनी समयावधि में दोनों गाए जाते हैं, किसने लिखा दोनों को, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब कब गाए गए वे। ये सभी आपका एक टास्क है, इसको पूरा करिए। और हमें कभी कभी एग्जाम में, हर एग्जाम में आया हुआ है। और अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ झांकी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सम्मिलित जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको चुना गया, महाराष्ट्र की झांकी थी। महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। और विभिन्न मंत्रालय और विभागों से जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो संस्कृति मंत्रालय की थी। कौन थी, संस्कृति मंत्रालय की थी। 25 के बारे में देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रबोवो सुबियांतो। स्वर्णिम भारत उसकी थीम थी, विरासत और विकास। 25 का एनुअल मैक्रन जो है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे 24 के। और 24 में यूपी की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। ये तो पुराने डाटा हो गए, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये 2026 का गणतंत्र दिवस के जो ये इतने बिंदु हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला डेर लेन। एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष यूरोपियन यूनियन के, और यूनियन के आयोग के, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेन। थीम क्या है, वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र की थी, और विभागों में संस्कृति मंत्रालय के विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। ये देखिए कई बार एग्जाम में, खासकर पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको याद कर लीजिए कि वर्ड ऑफ द ईयर विभिन्न डिक्शनरियों में, ये 5 प्रकार की डिक्शनरियां हैं। इन 5 प्रकार की डिक्शनरियों में 2025 के कौन से जो है वर्ड चर्चा में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए ऑक्सफोर्ड जो है, देखिए 23 में रिज था, 24 में ब्रेन रॉट था, 25 में रेज बेट है, रेज बेट करके है, वो ऑक्सफोर्ड का है। मरियम वेबस्टर में अथलेटिक पोलराइजेशन और इस बार स्लोप करके है। कैम्ब्रिज हॉलसिनेट मैनिफेस्ट और पैरा सोशल, एक नया शब्द है पैरा सोशल, बहुत चर्चा में रहा था कैम्ब्रिज का। कोलिंस डिक्शनरी का AI ब्राट, और इस बार क्या है, वाइब कोडिंग। और डिक्शनरी कॉम का क्या है, हॉलसिनेट, डिम्योर और 67। ये जितने भी चीजें आप याद कर लीजिए किसी तरह। पहले देखिए कैसे आपको याद करेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म आपको याद रहे। यहाँ पे पहले सेटअप करिए, इसको सेटअप करिए, फिर इसको सेटअप करिए। जैसे डिक्शनरी com तो 67.com, यहाँ पे डिक्शनरी 67.com, तो .com से 67 सेट कर लिएगा। कोलिंस है, कोलिंस से कोडिंग याद करिए। ये न्यूमोनिक्स है, कोडिंग, उसी से कोलिंस हो गया। कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज एक पैरा सोशल,
कैम्ब्रिज विद्यालय में कोई पढ़ता है तो बहुत पैरासोशल, पैरासोशल, कैम्ब्रिज पैरासोशल। मरियम स्लोप, मरियम स्लोप, ठीक है, एमएस याद करिए, मरियम स्लोप। ऑक्सफोर्ड में जो है रेज, रेज, ऑक्सफोर्ड जो है क्या है, रेज बेट करके है, रेज बेट। तो आप इन पांचों को शब्दों को जो है आप जैसे भी प्रोनाउंसिएट करते हो इसको करें और इसको याद करें, कैसे भी, जैसे थोड़ा सा तरीका हमने बताया इस तरीके से आप याद करिए। पहले या तो इनको सेट कर लीजिए, फिर इसको सेट कर लीजिए कि रेज, स्लो, पैरासोशल, वाइब कोडिंग और 67, रेज, बेट, स्लो, पैरासोशल, वाइब कोडिंग 67, ऑक्सफोर्ड, मरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज, कोलिंस और डिक्शनरी.com। तो इस तरीके से एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। यहाँ से अगला देखिएगा जो, हाँ, इसरो जो आपका भारत सरकार का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम को लीड करता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 से 26 तक जो प्रमुख मिशन रहे हैं, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी 12 जनवरी 26 को एक असफल रहा है, ठीक है, EOS-NI, यह किससे प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C-62 से। CMS-03 यह सफल था 2 नवंबर 25 को LVM 3rd MS से। निसार 30 जुलाई 25 को GSLV F-16 से। निसार में नासा और नासा अमेरिका का जो और इंडिया का इसरो दोनों से निसार बना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब छोड़ा गया था, डेट किससे छोड़ा गया था, ये चीज याद रखिएगा और इसे सही जो जानकारी इकट्ठा कर सके तो करें। एक्सियोम 4 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेके गया था, एक्सियोम 4 जो है। EOS-9 असफल रहा था 28 मई 25 को, PSLV C-61 से गया था। NVS-2 सौवां, बहुत इंपॉर्टेंट है, NVS-2 सौवां मिशन था इसरो का, 19 जनवरी 25 को GSLV F-15 से गया था। निसार सौवां मिशन 15 से और निसार जो है 16 से, ध्यान दीजिएगा GSLV। स्पेस एक्स, स्पैड एक्स 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-16 से गया था। प्रोबा थर्ड 5 दिसंबर 2024 PSLV C-59 से। GSAT-20 19 नवंबर 2024 स्पेस एक्स फाल्कन 9 से। EOS-8 16 अगस्त 24 SSLV D3 और INSAT 3DS 17 फरवरी 24, और ये किससे गया था, GSLV F-15। इसको आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिए बार बार इधर का, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसरो के आगामी मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगामी मिशन इसरो का जो है, वहां से क्या क्या है आगामी मिशन। देखिए अंतरिक्ष स्टेशन भारत क्या करेगा, 28 तक इसका टारगेट है इसरो का कि भारत का कोई क्या अंतरिक्ष स्पेस में क्या अंतरिक्ष स्टेशन हो, जैसे रसिया का है, चाइना का है और अमेरिका का है, वैसे इंडिया का हो। यह है एक नियोजित स्टेशन जहां 15 से 20 दिन क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्री रुक सकेंगे। फिर क्या है, चंद्रयान 4 का 2028 तक क्या करना है, 2028 तक टारगेट है इंडिया का कि इसरो का कि वह अंतरिक्ष जो है एक स्पेस में बनाएगा, जहां स्टेशन बनाएगा जहां पर अंतरिक्ष स्टेशन पर 15 से 20 दिन यात्री रुक सके। और चंद्रयान 4 को जो है भेजा जाएगा चंद्रयान से क्या लाने के लिए, सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लुपेक्स 2029 तक भेजना है। ये क्या है, जाक्सा जापान और इसरो का, ये पूछा जा सकता है कि लुपेक्स क्या है। लुपेक्स जो है जापान और इसरो की क्या है, संयुक्त एक परियोजना है। कब तक जो है जाएगा, कहाँ, 2029 तक, ठीक है। गगनयान 27 भारत का पहला मान, 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य में इसरो के उपलब्धि के लिए और भारत की अंतरिक्ष में सफलता के लिए कि 2027 तक भारत का पहला मानव मिशन जाएगा, पहला मानव ऐसा अंतरिक्ष यान जिसमें भारत मानव जाएगा, मनुष्य की जो है गगनयान। उसी की एक्सियोम 4 आपने देखा, कई लोगों का जो इसमें 4 लोगों का विशेष रूप से चयन हुआ है उसकी, इसी के लिए। शुक्रयान शुक्र ग्रह पर फर्स्ट जाएगा, शुक्रयान फर्स्ट 28 में जाएगा शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए 2028। मंगलयान 2 फिर जाएगा कब, 2030, मंगल ग्रह के दूसरा इंटरनेशनल जो है मिशन है, दूसरा मिशन 2030। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और ये देखिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता जो है, देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। कहाँ, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इसमें से एक मादा चीता सासा की मृत्यु हो चुकी है, 5 मादा और 3 नर आए थे, इसमें से एक की मृत्यु। इसकी निगरानी 7-9 सदस्यीय कार्यबल 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया गया है।
और इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? नामीबिया से चीता लाने की एक योजना है। अब देखिए प्रोजेक्ट चीता, अब ये बहुत बार आया हुआ है। बाघ गणना रिपोर्ट, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की आई हुई, कब प्रकाशित हुई? 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित हुआ था। देखिए 29 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं, टाइगर डे। तो इसीलिए उस तारीख को प्रकाशित की गई थी। 22 की रिपोर्ट ये 5वें क्रम की रिपोर्ट है और प्रत्येक 4 वर्षों में, ठीक है। ये 22 का है तो 4/26 में अब फिर जनगणना, इसकी गणना होगी, 27 में इसका रिपोर्ट। तो अभी यही रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, यही से आना है। तो आप ध्यान दीजिए कि अब भारत, अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 3682। और 2028 में 18 में कितना था? 2967। तो क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। इस समय बाघ कितना है हिंदुस्तान में? 3682 3682 इसमें बाघ है, ध्यान दीजिएगा। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक एमपी में 784। अगर बाघों की बात हो तो पूरे विश्व का क्या है? 75% सिर्फ बाघ कहाँ पाए जाते हैं? हिंदुस्तान में। उसमें से भी अगर ये 3682 बाघ हैं तो 785 बाघ कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 24%। स्टेटमेंट आ सकता है कि हाल ही रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या वर्तमान में भारत में 3682 है। दूसरा स्टेटमेंट, 18 से 22 तक बाघों की संख्या में कुल 24.1% की वृद्धि हुई है। अब कथन कारण एक सही, दो सही, दोनों सही, एक नहीं सही, इस तरीके से आ सकते हैं। और जिम कॉर्बेट जो पार्क है उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा, देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर अगर रिजर्व में देखें तो सबसे ज्यादा क्या है? पूरे एमपी में तो 785 है, पूरे एमपी बात है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक रिजर्व की बात हो, टाइगर रिजर्व की, तो वहां पर 260 का है, जिम में है। बिहार में बाघों की संख्या 31 से 54 हो गई है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2925। वार्षिक दर क्या है? 6.1। ठीक है। यह देखिए दो डाटा है, बाघ गणना के अनुसार क्या है? 3682 और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार से 3925 है। ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा आप सब। यहाँ देखिए बहुत खासकर पीसीएस एग्जाम में, यूपीपीसीएस और जितने भी लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम होते हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं कि देखिए मेलिसा, तूफानों के बहुत सारे तूफान, चक्रवात आपके बे ऑफ बंगाल में, अरब सागर में हमेशा उठते रहते हैं। तो उन तूफानों को विभिन्न देशों द्वारा उनका नाम दिया जाता है और ये नाम जो है वो क्रम बना हुआ है कि बहरीन देगा, कतर देगा, पाकिस्तान देगा, भारत देगा, श्रीलंका देगा, मालदीव देगा। इन क्रम के अनुसार ही प्रत्येक देश क्या करता है? एक एक नाम देता है, उसके कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। तो आप देखिए जो अभी हाल ही में जो आए हैं कुछ तूफान, तो उसके बारे में अक्सर ये पूछता है कि आप भारत का मैप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरब सागर है। इस एरिया में पूछता है कि बे ऑफ बंगाल में अभी हाल ही में जो चक्रवाती तूफान उठा था उसको किसने, कौन सा तूफान था, ये नाम पूछ सकता है। अरब सागर से कौन सा उठा, उसका नाम पूछ सकता है। तो आप नाम याद रखेंगे। देखिए मेलिसा कहाँ? जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। ये तूफान कहाँ आए थे? यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका है। आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जब एरिया देखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है, इस जगह पर क्या है? ये सभी देश हैं, जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। इस एरिया में जो जगह है यहाँ पर भी तूफान, जो अटलांटिक महासागर है वहां भी आते हैं, प्रशांत में भी आते हैं। इस महासागर में जो तूफान आया था वहां पर मेलिसा आया था। किस, जहां पर? जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेलिसा तूफान कहाँ आया था? तो मेलिसा तूफान आया था जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास में। ठीक। इसके बाद क्या है? कालमेगी करके आया था फिलीपींस और वियतनाम में। आप मैप में देखेंगे तो फिलीपींस और वियतनाम में जो है वो तूफान आया हुआ था कालमेगी। इसका नामकरण किसने किया था? नॉर्थ कोरिया ने किया था। चीडो कहाँ है? मोजाम्बिक में आया, मॉरिशस ने नाम दिया था। और ये कहाँ पे है? आप चीबो मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर। दक्षिण अफ्रीका जो देश है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर, ठीक है। डीके लेडी आया था फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया, मॉरिशस ने नाम दिया। चीडो और जूड, ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ये सब भी आया है, तो ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया ने इसका नाम दिया, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया ने नाम दिया। शक्ति बंगाल की खाड़ी में के पूर्वी तट पर है, बंगाल ने नाम श्रीलंका ने नाम दिया। रगासा, रगासा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन और इसका किसने नाम दिया? फिलीपाइंस ने दिया। एम्मी, एम्मी यूके आयरलैंड नीदरलैंड, इसको यूके मेट ऑफिस ने नाम दिया। हेलोंग, हेलोंग जो है जापान और अलास्का में, वियतनाम में नाम दिया इसका। मैटमो, मैटमो फिलीपींस और चीन वियतनाम में, लाओस ने इसका नाम दिया। मोन्था आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु में, थाईलैंड ने नाम दिया। दित्वा श्रीलंका ने नाम दिया, यमन श्रीलंका में आया था, यमन ने नाम दिया। एक समग्र आप अध्ययन इसका कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। और एक लास्ट क्या है, गेजमी, गेजमी मेडागास्कर, मेडागास्कर ने। अब यहाँ पे देखिए कि कृषिगत कुछ उत्पादन आंकड़े दिए भारत और विश्व की बात है। अब देखिए चावल के उत्पादन में, ठीक है, चावल उत्पादन है, डाटा क्या उत्पादन से संबंधित है। तो चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 है, गेहूं और आलू में चीन नंबर 1 है, मक्का में अमेरिका है, दाल में भारत है, मूंगफली चीन, गन्ना ब्राजील, जूट भारत, तंबाकू चीन, प्राकृतिक रबर थाईलैंड, कॉफी ब्राजील, सूरजमुखी यूक्रेन, ज्वार अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज्वार अमेरिका में हो गया। अब यहाँ भारत की अगर स्थिति देखें तो देखिए भारत, अगर चावल की बात करें भारत में सबसे ज्यादा क्या है, पश्चिम बंगाल में है। गेहूं कहाँ है, यूपी में है। मक्का कहाँ है, कर्नाटक में है। दाल कहाँ है, एमपी में है। मूंगफली कहाँ है, गुजरात में। गन्ना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रबर केरल, कॉफी कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, ज्वार कहाँ है, महाराष्ट्र। ये अद्यतन डाटा जब एग्जाम अभी आएंगे, अब जब लेटेस्ट डाटा जो है प्रकाशित होंगे तो आपको अद्यतन दिया जाए। कभी भी जब भी इन डाटों को आप पढ़िए तो लेटेस्ट एग्जाम के पहले जो भी डाटा आया हुआ है अद्यतन, विशेष रूप से जो मैगजीन में अपडेट हो एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक, वही क्या है, वही डाटा जो है आ जाता है, वही जो है एग्जाम में आप करीब करके जाएंगे। तो क्योंकि अक्सर मैगजीन में क्या रहता है, कभी कभी पुराने डाटा भी रहते हैं। और भी देखिए अपने रबर काफी तक देखा था, ज्वार तक। कपास देखिए कहाँ है, चीन नंबर 1 है। प्याज में चीन है, चाय में चीन है, सोयाबीन अमेरिका, दूध भारत, चीनी भारत, मसाला भारत और कुल तिलहन भारत। तो भारत भी कई चीजों में क्या है, नंबर 1 है। किसमें, दूध में, चीनी में, मसाला में, तिलहन में और जूट में और दालों में। अब देखिए यही सब चीजें अगर भारत में राज्यों में हो तो कपास आपको सबसे ज्यादा गुजरात में मिलेंगे। जूट कहाँ मिलेगा, बंगाल में, लेकिन कपास कहाँ है, गुजरात में है। प्याज जो है महाराष्ट्र में, चाय असम में, कॉफी कर्नाटक में, चाय असम में, कॉफी कर्नाटक, कॉफी और चाय असम में। सोयाबीन एमपी में, दूध यूपी में, चीनी महाराष्ट्र में, मसाला एमपी में और कुल दलहन राजस्थान में। मसाला आप सोचेंगे कि मसाला में तो दक्षिण भारत के राज्य जाने जाते थे, इसमें मसाला में एमपी ही है, ध्यान दीजिएगा। कुल तिलहन में राजस्थानी डाटे परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा है तो आप इसको ही याद कर लें आने वाले एग्जाम तक, जब तक कभी नवीन डाटा नहीं आ जाता है। अब एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2023, देखिए प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी होती है। 23 की रिपोर्ट जो है 31 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है देहरादून में वन अनुसंधान, देखिए 2 चीजें हैं, मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। कहाँ ये वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। यहीं पर से 18वां, ध्यान दीजिए कौन-सी रिपोर्ट, 18वीं रिपोर्ट जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं क्या हुई, जारी किया। किसने जारी किया, भूपेंद्र यादव ने। कहां पर जारी किया, भूपेंद्र यादव कौन है, माननीय मंत्री पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन है। और कहां से किया, वन अनुसंधान संस्थान, FRI बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, FRI देहरादून में है, वहां से इन्होंने किया था। इसका प्रकाशन कितने वर्षों में होता है, हर प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब पहला डाटा बनता है कि वर्तमान में देश का कुल वनावरण वृक्षारोपण, अब एक होते हैं वन के और दूसरा होते हैं वृक्ष, वन और वृक्ष। तो इसमें पूरा वनावरण और वृक्षारोपण की जो पूरी अगर प्रतिशत की बात, हमेशा डाटा आप प्रतिशत में याद किया करिएगा, और वो भी परसेंट नहीं, 25.17 ऐसे कुछ नहीं याद करना है 1 से 1, सिर्फ 25-17 याद करिए, लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा और कंफ्यूज नहीं होंगे। 25-17, 25-17, 25.17% क्या है, भारत का कुल वन एवं वृक्षारोपण का इसमें कुल, अगर सिर्फ वन की बात करेंगे तो 21.76 है। अगर टोटल बात करेंगे तो 25-17, ऐसे आप नोट्स बनाएंगे तो आप वन लिखेंगे, ठीक है, वन प्लस वृक्ष कितना है, 25-17 ऐसे बना लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर जो है आप वन की अगर बात होगी तो वनावरण कितना है, 21-76% क्या है, सिर्फ वन है।
तो जितना बच जाए वही क्या हो गया, उसका वृक्षारोपण हो जाएगा। तो 3.41 क्या है, वृक्षारोपण है। या तो ऐसे ही देखिए डाटा याद किया जाता है। आप 25, 17, 21, 76, 25, 17, 21, 76, 25, 17 में टोटल है फॉरेस्ट प्लस ट्रीज, फॉरेस्ट प्लस ट्रीज टोटल परसेंटेज 25.17, और ओनली अगर फॉरेस्ट की बात करें 21.76 जो है टोटल हो गया फॉरेस्ट का, और रिमेनिंग पार्ट जो है ट्रीज के 3.42%। ओके, समथिंग इस तरीके से आप याद करिएगा। अब एक नया और भी डाटा आता है कि अभी किलोमीटर भी आप याद करना चाहें, अक्सर जब भी एग्जाम में पूछा गया प्रतिशतता ही पूछा गया है। अब देखिए कुल वृद्धि कितनी हुई है वृक्षों और वन में, अगर टोटल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो बहुत डाटा याद करिएगा। 1445 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1445 वर्ग मीटर ही क्या है, टोटल वृद्धि हुई है। 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अगर देखिए टोटल वन और वृक्ष की, अगर वनावरण की बात करें तो क्या हुआ, 156 वर्ग किलोमीटर ही मात्र, लेकिन वृक्षों की वृद्धि की, वृक्षारोपण 1289 जो है, ठीक है। ये चीजें ध्यान दी। तुलना में किसकी तुलना, 21 की तुलना की जा रही है 23 में। अब अगर कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, मैंग्रोव पता है, मैंग्रोव वेजिटेशन, ऐसे जो दलदली नम भूमि पर उगते हैं जहां पर सलाइन वाटर्स होते हैं, ऐसी नम भूमि को मैंग्रोव वेजिटेशन उगते हैं। कई बार मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में क्वेश्चन आया है, इकोलॉजी के सेक्शन में इसको बताएंगे आप सभी को। आप सुंदरवन का डेल्टा हो गया, जितने कोस्टल एरियाज हैं, इधर गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल का एरिया, पूरा जो कोस्टल एरिया है, उन सभी एरिया में जितने कोस्टल एरिया आप देख रहे हैं, इन सभी एरिया में क्या होती है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विशेष रूप से सुंदरवन का डेल्टा बहुत फेमस है इसके लिए, महाराष्ट्र एरिया में भी जगह जगह मिलेंगे आपको इस चीज का। तो टोटल अगर इनकी बात करें तो कितना वर्ग किलोमीटर है, 4992 किलोमीटर। अब ये डाटा नया आता है, देखिए वन और वृक्ष टोटल अधिकतम दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन है, एरिया है इसका, जो इसका पैमाना क्या है, एरिया, आवरण और एरिया, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार आवरण के कितना एरिया है, ध्यान दीजिएगा। 36, ऐसे याद करिएगा, 36 यूपी उड़ीसा, 36 यूपी ओआर, लॉन्ग टर्म आपको याद करना है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। 36 यूपी ओ आर, ये डाटा याद कर लीजिए, 36 यूपी ओ आर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये सब क्या है, दोनों में वृद्धि का एक क्रम है, ये बढ़ते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ का जो है, ठीक है, अधिकतम वृद्धि, ये ध्यान दीजिएगा। ये कैसा डाटा है कि 1-2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 2021 से 23 की अवधि में इन चारों राज्यों ने कौन ने क्या कि अधिकतम वृद्धि की है 2 वर्षों में विगत वन और वृक्षारोपण में। इन चारों राज्यों में अगर एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि 2021 की तुलना में 2023 में किन राज्यों ने अधिकतम जो है वृक्षारोपण और वना आवरण में वृद्धि की है, अधिकतम वृद्धि की है इन 2 वर्षों में, तो इसमें छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा की है, इसके बाद यूपी, फिर उड़ीसा और राजस्थान है। यह विगत 2 वर्षों में है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर, और अगर सिर्फ वन की बात करेंगे, अगर वन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में वृद्धि दर्शाने में, ये सब ध्यान दीजिएगा, वृद्धि दर्शाने वाले। टोटल में तो 36 यूपी उड़ीसा राजस्थान है, लेकिन अगर सिर्फ वन की बात करेंगे तो मिजो, गुजरात और उड़ीसा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक और जो है वनावरण वाले शीर्ष राज्य। अब ये देखिए डाटा नया आ गया। इस डाटा को पढ़ना, जब हम एग्जाम पढ़ते हैं तो हमको बहुत कंफ्यूजन होती है हम लोगों को, और नहीं समझ में आता, जो भी नए व्यूअर्स हैं, कि कैसे हम डाटा को याद करें। तो ये तरीका है, ध्यान दीजिएगा, जैसे शीर्ष वृद्धि अधिकतम विगत 2 वर्षों में, अभी जो डाटा आ रहा है अब क्या है, ओवरऑल है, इसलिए प्रश्न को पढ़ना, उत्तर आए ना आए, हमेशा किसी भी एग्जाम में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपको उत्तर आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न सही समझ में आना चाहिए, जरूरी है। अगर आप प्रश्न सही समझेंगे तो सही उत्तर देंगे, अब नहीं तो दिक्कतें होंगी आपको। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि, ये कैसी दृष्टि है, क्षेत्रफल की दृष्टि है। और इसके पहले जो हमने देखा था वृद्धि के दर्शाने वाले, विगत 2 वर्षों में वृद्धि की, अब पूरा ओवरऑल बात कर रहा है कि कितना है ओवरऑल, पूरा जब एरिया की बात हो रही है, अधिक वनावरण। और यहाँ पर शीर्ष क्या है, एमपी, सबसे ज्यादा जो है 85,700 वर्ग किलोमीटर में वन और जो है वृक्ष फैले हुए हैं। तो क्या है, एमपी, एपी,
MP AP महा, ऐसे याद करिए, MP AP महाराष्ट्र, ये सब क्या एरिया वाइज सबसे ज्यादा है। अगर हम सिर्फ, ये क्या है, दोनों के क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिर्फ क्या करें, वन की बात करेंगे, यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण एक शब्द आ गया, अगर वन की करेंगे तो MP तो दोनों में कॉमन रहेगा, अरुणाचल भी कॉमन रहेगा, लेकिन तीसरा जो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। वन और वृक्ष तीनों में, वन और वृक्ष में प्रथम 3 है क्षेत्रफल टोटल एरिया में, MP अरुणाचल और महाराष्ट्र। अगर सिर्फ बात होगी किसकी, वन की, तो MP और अरुणाचल तो रहेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ चेंज हो जाएगा, एक डाटा चेंज हो रहा है। और इसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत, अगर देखिए एक तो होता है टोटल एरिया, टोटल एरिया क्षेत्र की क्षेत्रफल की बात होगी, अब एक प्रश्न आता है परसेंटेज की बात। आप समझिएगा इस चीज को कि जैसे जो एरिया, जैसे लक्षद्वीप क्या है, बहुत छोटा है, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल क्या है, बहुत छोटा है, मान लो कि जो भी क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, उस क्षेत्रफल में मान लीजिए, इसको समझने के लिए शायद आपको समझ में आ जाए कि किसी भी राज्य का अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर एरिया है, अगर यहाँ के 80 किलोमीटर एरिया में क्या है, पूरा वन है या वृक्षारोपण की, तो इसको क्या बोला जाएगा, 80% क्या है वनारोपण, और तो इसका परसेंट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, उसी का ये एक नया जो डाटा है कि जो है यह प्रतिशतता की दृष्टि में सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ पे, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप अपने पूरे एरिया का 91.33% क्या है, वहां पर वनावरण है। मिजोरम में 85% है, अंडमान निकोबार में 81 है। तो आप ऐसे लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक तरीके से देखिए, आप त्रिकोण याद रखिए, मैप में दिमाग रखिए, जब कभी परसेंट की बात आएगी तो त्रिकोण याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लक्षद्वीप अगर मैप में देखें हिंदुस्तान के, ऐसे देखिए बहुत तरीका होता है, आपको याद करिएगा। जैसे हिंदुस्तान का अगर हम मैप देखें तो अगर कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना है बट आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या है, मिजोरम है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, एक क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। यह त्रिभुज याद रखिएगा, तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा अगर तो आप मैप में इसको डिकोडिंग करने के तरीके हैं आपको एग्जाम में याद करने के लिए। मैप इंडिया का नक्शा आपके दिमाग में रहता ही है, आप यहाँ से शुरू करिए। क्या है ये, पहला लक्षद्वीप, सीधा लक्षद्वीप से जाएंगे मिजोरम, मिजोरम से कहाँ आएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशतता के मामले में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम कि देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, लगभग ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7285.5 मिलियन टन क्या है, कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक के संबंध में आपको जब इन्वायरमेंट का सेक्शन चलेगा तो वहां पर डिटेल बताएंगे। अब देखिए मैंग्रोव वन आवरण कितना है, मैंग्रोव वेजिटेशन कितनी है, तो देखिए 4992 किलोमीटर है। सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, भी हमने मैप के माध्यम से आपको बताया था। अब देखिए देश में बांस धारित, और हाँ 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक की कितनी वृद्धि हुई, 21.5 मिलियन टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये भी डाटा है। बांस धारित क्षेत्र का विकास कितना हो गया है, 1,54,670 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, बांस की वृद्धि हुई, बांस क्षेत्रफल धारित की। 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 5,227 किलोमीटर, 5,227 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेक्शन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता रहता है क्वेश्चन है। बाकी कुछ डाटा अगले वीडियो में आपको वन रिपोर्ट की अलग से मिलेंगी, जितने रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं वो आपको बाद में मिल जाएंगे। अब देखिए प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व। अब यहाँ पे देखिए खनिज उत्पादन के संबंध में कोयला, ग्रेफाइट चाइना नंबर 1 है, और हीरा में रसिया है। तांबा चिली, तांबा चिली बहुत दिन से, हीरा में रसिया बहुत दिन से चल रहा है, कोयला चीन है। ये है लोहा में ऑस्ट्रेलिया, लोहा में ऑस्ट्रेलिया। चांदी मैक्सिको, चांदी मैक्सिको बहुत दिन से फेमस है। कच्चा तेल अमेरिका में है, प्राकृतिक गैस अमेरिका में। कच्चा तेल और गैस कहाँ है, अमेरिका में है। और आप देख रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अपने तेल और कच्चे गैस को बेचने का प्लान उसने क्या किया है, ईरान पर वार कर रहा है अपने, जैसा कि आप ईरान इसमें देख रहे हैं ईरान वार। तो भारत जो है देश जो कि इसका कोई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहाँ की जनता और भुगत रही है अमेरिका के ट्रम्प के कारनामों की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के जो है जो भी नीति रही है पहले, गलत नीतियों के कारण जो है सभी देश क्या है, परेशान है। अमेरिका क्या करता है, गोला की, बारूद की, बमों की और मिसाइलों की खेती करता है। जब तक ये विश्व में वार नहीं कराएगा तब तक इसके हथियारों की खेती बिकेगी नहीं, फसल कहाँ जाएगी। तो अब सोचिएगा, अभी सिप्री की रिपोर्ट आती है एक,
जहां पर सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा आयातक हथियारों का था। सऊदी अरेबिया किसी युद्ध लड़ना है, किसी से नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या करता है, वो अलग अलग देशों को सप्लाई करता है। तो अमेरिका क्या करता है, उसको बेचता है। हिंदुस्तान भी इसी होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि भाई सामरिक महत्व भी जरूरी है देश की रक्षा के लिए भी। तो जो इसमें वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, सभी राष्ट्र क्या करेंगे, अपने विकास को छोड़ करके हथियारों की होड़ में शामिल होंगे, जो कि उनके विनाश का ही कारण। लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों का फायदा ही है, जो जो इन बम गोला बारूद बंदूकों की मिसाइलों की खेती करने वाले हैं लोग, उनकी तो फायदे ही फायदे हैं। तो चलिए देखते हैं। कच्चा तेल और गैस अमेरिका में हो गया, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, सोना चीन, अभ्रक क्या है, चीन। कई मामलों में देखेंगे आप चीन, जैसे इस डाटा को याद करना हो तो जितने चीन ने किया उसको अलग कर लीजिए, उसको मत याद करिए। बाकी जो और डाटा इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लीजिए, बाकी चीन लगाइए आंख बंद करके, आपको भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है, बॉक्साइट, मैग्नीज कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, सोना चीन, अभ्रक चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान में, और इस्पात कहाँ है, चीन में है, टंगस्टन कहाँ है, चीन में। ठीक है, ये चीजें आपको एक छोटा सा मैं बताऊंगा ट्रिक जो है। एक अगर बंदूक आप देखें कुछ इस तरीके से जो है होती है, और एक यूरेनियम की बंदूक याद रखिएगा, बहुत अच्छा आपको याद रहेगा। मैग जो है बंदूक जो है, यहाँ गोली क्या कर इसी जगह लोड होती है। ठीक है, अगर मैप आप देखेंगे, पूरे विश्व का मैप अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग नॉर्थ अमेरिका होगा, और यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर कजाकिस्तान, और यहाँ पर कनाडा। ठीक है, तो AKC, जो पिस्टल का नाम क्या है, सी या AKC याद करिए, चाहे CKA याद करिए। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका भंडारण है। रिजर्व कहाँ पे है, रिजर्व यूरेनियम की सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है, कजाकिस्तान करता है, और इसको जो है बेचने का काम कौन करता है सबसे ज्यादा, कनाडा करता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है यूरेनियम की क्रिस्टल है, याद रखिएगा। ऐसे ही निमोनिक सिंबॉलिक आप मैप के माध्यम से बनाइए और याद करिए, बहुत बढ़िया होता है। जब भी अगर ऐसी चीजें हो तो आप मैप को सामने रखिए, दिमाग में पहले उसको सेट करिए कि मैप ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं। मैपिंग, चलिए नेक्स्ट आपको मैपिंग एक दिन बताते हैं, ताकि आपको उस मैप का कैसे मल्टी डायमेंशन यूज करना है आपके, क्योंकि मैप कभी वो देश तो खिसकेंगे नहीं, उसी सहारे जो है हम लोग याद कर सकते हैं। तो ठीक है, इस्पात और टंगस्टन चाइना के हैं। ठीक है, यूरेनियम आपने देख ही ली। अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य देखिए, कोयला जो है उड़ीसा में, हीरा कहाँ है, MP में, तांबा कहाँ है, MP में, लोहा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कोयला और लोहा दोनों है। चांदी राजस्थान में राज कर ही रहा है। कच्चा तेल राजस्थान, चांदी है राजस्थान की, चांदी है किसकी, कच्चे तेल की। गैस कहाँ मिलेगा, असम का है। और बॉक्साइट कहाँ है, उड़ीसा। तो बॉक्साइट देख रहे हैं, कोयला भी है। अगर उड़ीसा की बात करें तो कोयला, लोहा और बॉक्साइट कहाँ पे है, सब उड़ीसा में। उड़ीसा हो गया। मैग्नीज कहाँ है, MP में है। सोना कर्नाटक, अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक यूरेनियम आंध्र प्रदेश, अभ्रक और यूरेनियम आंध्र प्रदेश। इस्पात उड़ीसा, तो लोहा भी है, कोयला भी है, इस्पात भी है, सब उड़ीसा में है। बॉक्साइट भी है। टंगस्टन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये रहे आपके खाद्यान्न संबंधित डाटा रहे। अब इस डाटा को आपको बाद में बहुत अच्छे से एक नोट्स मिलेंगे आपको लेटेस्ट जब आएंगे, जो भी छूट रहा होगा। और कुछ डाटा बचा हुआ, कैडमियम चीन में है, निकेल इंडोनेशिया, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, टीन और सीसा और टीन कहाँ है, चाइना में है। प्लेटिनम कहाँ है, अफ्रीका में। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैडमियम राजस्थान, निकेल उड़ीसा में, क्रोमाइट उड़ीसा में। टीन क्या है, छत्तीसगढ़। टीन एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, टीन की जो उत्पादन होता है, एकमात्र। 36 टीन याद रखिएगा, कभी नहीं। उड़ीसा में अब देखिए, हिंदुस्तान से अगर अलग करना हो तो उड़ीसा के अलग कर लीजिए जितने हैं, बाकी राजस्थान और उड़ीसा मेजर है, बाकी जो और राज्य हैं आराम से याद कर सकते हैं। सीसा कहाँ है, राजस्थान में है। प्लेटिनम कहाँ है, उड़ीसा में। जिसकी लिस्टिंग करिए, आप नोट्स बनाइए, पेन उठाइए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए हाल ही में कुछ नामों का परिवर्तन हुआ है, पूछा जा सकता है। देखिए राज्यपाल आवास का जो उत्तर प्रदेश का है उसको जन भवन, राज्यपाल जो आवास था जो है उसको क्या कहते हैं, अभी जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, वह पूछा जाता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो MP में है। अब उसका नाम क्या कर दिया गया, डॉक्टर विष्णु श्रीधर
वाकाड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। कर्मश्री योजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल की है, इसका नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में था, इसका नाम अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। राजभवन का नाम अब लोक भवन कर दिया गया है और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रख दिया गया, जो कर्तव्य भवन रख दिया गया। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में थी उसका नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय क्या हो गया? सेवा तीर्थ हो गया और वहीं पर केंद्रीय सचिवालय क्या हो गया? कर्तव्य भवन हो गया। इन सब नामों को आप जरूर याद कर लें, पूछा जा सकता है। मनरेगा का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी करके नाम रखा गया है, ठीक है। इसका नाम वीबी जी राम जी रख दिया गया है। तो आप मनरेगा का नाम इस तरीके से याद करिएगा, जो भी हो बढ़िया याद कर लीजिएगा। फीडे चेस वर्ल्ड 2025 ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद ने जीता था। औरंगाबाद, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत डाटा फीड हो गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र था उसका नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। नवी मुंबई हवाई अड्डा का नाम क्या रख दिया? लोकनेते डी वाई पाटिल हवाई अड्डा हो गया नवी मुंबई। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र का है उसका अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जलालाबाद यूपी का नाम जो है परशुरामपुरी रख दिया गया। खैर थल तिजारा जिला जो राजस्थान का, इसका नाम भरथरी नगर रख दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है इसका राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम किसमें रख दिया गया है? किसके नाम पर? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। तो पहली महिला है जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर जो है स्कूल के लिए काम किया। तो इनकी बहुत जो है अभी हाल ही इसी मंथ जो है इनका जन्म दिवस भी था। इस्लामपुर महाराष्ट्र, ईश्वरपुर कार्नेग ब्रिज मुंबई का सिंदूर ब्रिज हो गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से रख दिया गया है। मैक्सिको खाड़ी का नाम जो है अमेरिका की खाड़ी हो गई है। मैक्सिको जो देश के बगल में मैक्सिको खाड़ी है उसका नाम अमेरिका ने अमेरिकी खाड़ी रख दिया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका नाम राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी हो गया है। तो पंचमढ़ी जाइएगा तो राजा भभूत सिंह के नाम से जानिएगा। गया का नाम गया जी हो गया है। सिलक्यारा सुरंग जो उत्तराखंड में थी उसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रख दिया गया है। खुलताबाद जो महाराष्ट्र में उसका नाम रत्नापुर हो गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल रख दिया, जोमेटो का इटर्नल हो गया। मैक्सिको खाड़ी अमेरिका खाड़ी हो चुकी है। फोर्ट विलियम जो है विजय दुर्ग हो गया है। जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम था वह विजय दुर्ग के नाम से जानेगा। कलकत्ता का फोर्ट विलियम बहुत फेमस है जो है ब्लैक होल की घटना के कारण, तो आप अभी इसको विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। करीमगंज जिला जो है असम का, तो श्री भूमि हो गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ, इसका नाम क्या हो गया? ध्यानचंद का नाम अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट कर दिया गया है। सराय काले चौक का नाम रख दिया गया भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पे रख दिया गया, इनके नाम पे ऑनर में इनके। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया है। राजधानी किसकी है पोर्ट ब्लेयर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम श्री विजयपुरम हो गया। लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको कई बार देखिएगा तभी। अब देखिए कुछ और नाम चेंज है यहाँ पर। अभी देखिए राष्ट्रपति भवन में दरबार जो हाल था उसका नाम गणतंत्र मंडप हो गया है। अशोक हाल का नाम अशोक मंडप हो गया है और जोशीमठ तहसील का नाम जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अब विभिन्न बॉन्ड एम्बेसडर जो होते हैं योजना, अभियान और संस्था के, देखिए बजाज के जो है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर है। पीएनबी की महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? कीर्ति सुरेश। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 अंचत शरत कमल, ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस के। आईसीसी T20 2026 ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा, जो कि भारत जीत चुका है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शेफाली वर्मा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की शेफाली वर्मा क्रिकेटर। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन है, ठीक है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दीपिका पादुकोण को जो है बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर
फर्स्ट जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। किसको? दीपिका पादुकोण को, मेंटल हेल्थ के लिए, कि मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि मानसिक तनाव भी होता है लोग और साथ से ग्रसित भी होते हैं, या कोई ये नहीं कि टैबू की बात है कि अनावश्यक कोई ऐसा कर रहा है। सामान्य कभी कभी इंसान जो है डिप्रेशन में जा सकता है, तो इसकी जागरूकता के लिए जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, दीपिका पादुकोण को। विकसित भारत वेल्डथॉन 25 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, अशोक चक्र विजेता, पहले 42 सालों बाद पहले दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत वेल्डथॉन 25 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेविज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसका है? आलिया भट्ट को बनाया गया है। स्केचर्स एक जूतों का ब्रांड एम्बेसडर है, इसके मोहम्मद सिराज बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। नमो भारत रन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को बनाया है। जोमेटो को ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया की जो पर्यटन विभाग है वहां की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की बेटी। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को बनाया हुआ है इसका ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखें, मोटो जीपी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनेवाल। बिहार चुनाव की स्वीप आइकन कौन है? नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है, सांसद। मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको? मालदीव ने बनाया है, कैटरीना कैफ को। आरडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फुरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल। पूमा, जो प्यूमा ब्रांड है जूतों का, सीरीज का खेल से संबंधित, सीरीज का पीवी संधू इसके हैं। फिट इंडिया आइकन ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 के इंडिया के सद्भावना दूत कौन है? कृष्णामाचारी श्रीकांत के कृष्णकांत। और फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। खो 25 के ब्रांड सलमान खान थे। दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सलाहकार कौन है? सोनू सूद को ये मिला हुआ है। अब देखिए, योजना अभियान मिशन से संबंधित जो मंत्रालय है, बहुत सारी योजनाएं एग्जाम में आता रहता है। जैसे मेरी रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। आपकी रसोई मतलब मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार से है। वन जीवी दीदी पहल झारखंड सरकार की है। पूछ सकता है कि वन जीवी दीदी पहल किस सरकार की योजना है? तो झारखंड सरकार की। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना गुजरात सरकार। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार। लखपति बिटिया दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीन टू गोल्ड पहल है। अगला देखिए, आगे पढ़ीवा आमा भसारी योजना जो है उड़ीसा सरकार की है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार की है। राय थन्ना मीकोशम पहल आंध्र प्रदेश की है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड। पूछ सकता है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पंजाब सरकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण ने जो है जारी किया था स्लोगन। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार की है। महाजे घर योजना गोवा सरकार की। अरुणोदय थर्ड योजना असम सरकार की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की है। अब अगला है मातृ वन पहल हरियाणा सरकार की है। निजुत मोइनत योजना दूसरा पार्ट असम सरकार। था युमा नवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार की। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय की है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है, चेक करिएगा, आप सभी गूगल कर लीजिएगा अपना घर इस पहल कहाँ की है, पेट्रोलियम मंत्रालय की है कि किसी राज्य विशेष की है। श्रम सी योजना पश्चिम बंगाल की, इसका नाम महात्मा श्री कर दिया गया है। विज्ञान धारा योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार की। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना एमपी सरकार की है। पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना किसकी है? राजस्थान सरकार की है। ठीक, राजस्थान सरकार की भी कुछ योजनाएं गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार की। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार की है। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार की। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार की। थलिक्की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है।
कुसुम योजना कर्नाटक सरकार की है। वृक्षारोपण विथूट योजना केरल सरकार की है। अंकुर योजना उड़ीसा सरकार की है। ज्योति योजना केरल सरकार की है। एक देश एक धड़कन योजना संस्कृति मंत्रालय, एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय की क्या है, योजना है। आगे देखिए, अभी योजनाओं का क्रम चल ही रहा है। इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। सौरागिरी। एक परिवार एक उद्यमी आंध्र प्रदेश सरकार की। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार की। सागर से सम्मान पहल ये परिवहन जल मार्ग मंत्रालय की। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार की। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार की। पार्थ योजना एमपी सरकार की है। पार्थ योजना एमपी सरकार की। एकीकृत योजना एकीकृत स्वास्थ्य योजना उड़ीसा सरकार की है। स्वास्थ्य बीमा योजना। एकल महिला सशक्त रोजगार स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। पथाई पहल योजना तमिलनाडु सरकार का है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार की है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। अभी जब नोट्स आप बनाइएगा तो विभिन्न सरकारों को, विभिन्न राज्यों को अलग करिएगा, जो उनकी पहल हो उसको एक जगह लिखिए। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। सुजल योजना हो चुका है, कहाँ पे, कर्नाटक हो गया। हर खेत स्वस्थ हरियाणा। गवाह सुरक्षा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना एमपी। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना एमपी। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल। दीपम 2 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश की है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें हिमाचल। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें हिमाचल प्रदेश की पहल है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल कहाँ है, पर्यटन मंत्रालय की है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर का टैगलाइन है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जनजाति कार्य मंत्रालय की है, केंद्र सरकार की। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग ने शुरू किया था। निजुत मोइना असम सरकार की है। मिशन वसुंधरा असम सरकार। सीएम 7 योजना त्रिपुरा सरकार की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल की। कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना राजस्थान सरकार की। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की पहल है। और युवा उद्यम विकास अभियान योजना यूपी गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। अभय हस्तम योजना तेलंगाना। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अभी 2-3 पेजेस और हैं, आज ही आप सभी को ये सेक्शन खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं त्योहार उत्सव मेला और महोत्सव 2025-26 में जो चर्चा में रहे हैं। बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम का है। स्तूप गुस्तोर उत्सव जांस्कर महोत्सव कहा जाता है, लद्दाख का है। इमोइनु राप्ता त्योहार या गान नगई त्योहार 2026 मणिपुर का है। जल्लीकट्टू 26 तमिलनाडु। मकर विलक्कू उत्सव 2026 केरल। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता कोलकाता। धनु यात्रा उड़ीसा। मंगसीर बग्वाल उत्सव 2025 उड़ीसा उत्तराखंड का है, बुग्याल। संगाई महोत्सव 2025 मणिपुर, कई बार आया संगाई। हार्नबिल कई बार आया नागालैंड, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में है। रौलेड उत्सव कहाँ है, कोलकाता में है। ये चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिए, बार बार पढ़िए। नेक्स्ट है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ, नई दिल्ली में। निगोल चाकोबा उत्सव या मेरा होऊ जोंगबा उत्सव 2025 मणिपुर। कटी बिहू त्योहार अंबुबाची मेला असम। कुकुर तिहार उत्सव गाई यात्रा त्योहार नेपाल में, कुकुर तिहार उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव 2025 गोवा। बथ कुम्मा महोत्सव बोनालू उत्सव के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में है। बहुसली उत्सव 2025 कठुआ जिला जम्मू कश्मीर। 14वां सीरा रा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में। जास्कर महोत्सव लद्दाख। नुआ खोई कई बार उड़ीसा में आया हुआ है महोत्सव, कई बार एग्जाम में आया। सुरु समर फेस्टिवल पटना में है, सुरु समर। चौथा अंतर्राष्ट्रीय चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ है, तमिलनाडु में। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र। बेह देन खलम उत्सव 2025 या मेमोंग उत्सव 2024 मेघालय में। त्रिशूर पूरम उत्सव या अट्टुकुल
पोंगल 2025 केरल, सरस्वती पुष्प पुष्करालू कुंभ 2025 या बतकुम्मा 2024 तेलंगाना, खुबानी उत्सव जास्कर उत्सव लद्दाख, खुबानी हेरला उत्सव पुष्कर कुंभ रम्माड़ उत्सव कहाँ उत्तराखंड में, खीर भवानी जम्मू कश्मीर में, सिरुई लिली उत्सव या चेरा ओवा उत्सव मणिपुर में है, सिरुई लिली उत्सव पूछा गया है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम, न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, घोड़े यात्रा नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में और माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। इस तरीके से मेले उत्सव त्योहार हैं। 2024 से 26 भौगोलिक जो जीआई टैग मिले हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क जो टैग मिलता है उसके संबंध में जो उत्पादों को मिला हुआ है, देखिए नागौरी अश्वगंधा 2026 मिले, इसका राजस्थान की है। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग राजस्थान की है। पोंडरू खादी 2025 आंध्र प्रदेश, वोरैयूर काटन साड़ी और कविंदा पड़ी शक्कर तमिलनाडु 25 में, युथमल्ली चावल और अंबास समुद्रम चप्पू ये 2025 का तमिलनाडु में मिला है। विभिन्न जो उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग के बारे में चल रहा है। नमक कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु, वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च इसको बोलते हैं तेलंगाना, मातावारी पेड़ा त्रिपुरा, हीरा जो पन्ना जिला एमपी, अंबाजी संगमरमर 25 गुजरात, ओजो फेनी एक फेनी जो है मादक पेय है गोवा का, उसको मिला जीआई टैग। कन्नडियप्पा आदिवासी हस्तकला है केरल की, उसको मिला। हैंडलूम उत्पाद रेंडिया मेघालय का मिला है। खासी हैंडलूम मेघालय का है, खासी हैंडलूम मेघालय। अमल साद चीकू गुजरात, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, पारंपरिक पोशाक गिरनाई पचरा 2025 त्रिपुरा, सिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र, बिलोबैट जम्मू कश्मीर, बनारसी शहनाई 2025 बनारस, रतलाम रिवायन लहसुन जो है एमपी का है उसको मिला है। ढेंकनाल माझी मिठाई उड़ीसा का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प 2024 आंध्र प्रदेश, निसी वस्त्र या अंगत्यान मिलेट अरुणाचल प्रदेश को मिला है। एवं दोनों को कुंभकोणम पान के पत्ते या कन्याकुमारी के थोई फूल माला को तंजावुर कन्याकुमारी को मिला है 25 में। घर चोला पारंपरिक हस्तशिल्प है यह गुजरात का, उसको मिला है। पश्मीना उल लद्दाख का, उसको मिला है। अजरक प्रिंट गुजरात का है। सांजी क्राफ्ट मथुरा है। बांसुरी पीलीभीत यूपी, गोंड पेंटिंग एमपी। तिरंगा बर्फी कहाँ है? बनारस जाइए, तिरंगा बर्फी जरूर खाइए, वहाँ का है। और मंजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग का है, असम का है। सिल्वर फिलिग्री चांदी की जो तस्करी जो है तारकशी होती है उड़ीसा में मिला हुआ है इसको। मोनेपा हैंडमेड कागज वाचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश को। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मरुआ अपो अरुणाचल प्रदेश। कच्ची खरे खजूर है एक है, ये कहाँ? गुजरात का, वहां से मिला है। कच्ची बेसन के जो लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश, इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है नामों में कुछ त्रुटि हो तो अपने स्तर से आप इसको देखें, समझे, उच्चारित करें। चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ है दोनों, अजित पवार अभी हाल ही में उपराष्ट्र डिप्टी सीएम थे कहाँ के? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, की देहावसान हुआ प्लेन क्रैश में। मार्क टली जो है मशहूर पत्रकार थे, उनका निधन हो गया। कृतिका मेकानी जो है सिंगापुर के ट्री लेडी के नाम से थी, इनका पूछ सकता है। कृतिका मेकानी सिंगापुर की ट्री लेडी थी। माधव गाडगिल थे, मशहूर पर्यावरणविद थे, बहुत फेमस जो है इनका। आप जब वेस्टर्न घाट पे खुदाई के संबंध में चल रहा था तो माधव गाडगिल का बहुत नाम था उस समय, जो है बहुत चर्चा में थे। खालिदा जिया पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनकी मृत्यु हो गई। विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दीवार में एक खिड़की रहती, इनकी प्रसिद्ध रचना है, पढ़िए। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनका भी निधन हो चुका है। जो भी मशहूर व्यक्तियों का निधन हुआ है उनकी जो कार्य क्षेत्र रहे हैं उनको आप जरूर याद करें, क्योंकि कभी कभी इससे प्रश्न कथन में मिलाकर आ जाता है। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, इनकी मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र अभिनेता थे, उनकी मृत्यु हुई है। कुमारी कमला भरतनाट्यम, अब पूछ सकता है भरतनाट्यम की हाल ही में कुमारी कमला का निधन हुआ। ये किस नृत्य से संबंधित थी? कुचिपुड़ी, कथकली, असमी, घूमर, जो भी, या भरतनाट्यम से? तो भरतनाट्यम से। कामिनी कौशल अभिनेत्री, इनकी निधन हो गया। सुलक्षणा पंडित गायिका थी, इनका निधन हो गया। जेम्स वाट डीएनए के जो खोजकर्ता थे,
बहुत पूछ सकता है। डीएनए जो वाटसन और क्रिक थे, वाटसन और क्रिक का नाम सुना, उसमें से वाटसन की मृत्यु हो गई है, तो डीएनए का से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनकी मृत्यु। रामदरस मिश्र इनकी भी मृत्यु, भारतीय कवि और लेखक थे। सतीश शाह अभिनेता थे, इनकी भी मृत्यु हो गई, बहुत फेमस अभिनेता रहे हैं। और महारानी सिरकित थाईलैंड की राजमाता, इनका निधन। पीयूष पांडे विजयश्री पद्मश्री विजेता महान एडमैन थे, एडमैन पीयूष पांडे। गोवर्धन असरानी अभिनेता थे, इनकी मृत्यु हो गई असरानी की। पंकज धीर अभिनेता, इनकी भी मृत्यु हो गई। सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी मृत्यु हो गई। डायनेक कीटन ये ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, इनकी। पंडित छंजूलाल मिश्रा महान शास्त्रीय गायक थे, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर कुछ कुछ इनके संबंधित आ सकता है। एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ उपन्यास और कार। और जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर गायक, इनके गाने बहुत फेमस थे, बहुत इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। जो है सिंगापुर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, बड़ा विवाद था, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ की सरकार ने कहा कि ड्रिंक करने के बाद जो है डूब करके जो है तैरने के दौरान क्या इनकी डूब गए थे, वहाँ पर मृत्यु हो गई थी जुबिन गर्ग। जियोर्जिया अरमानी जो है फसंडे, इनकी मृत्यु हो गई। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल, उनकी मृत्यु हो गई। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड, मृत्यु। बसंती देवी शिक्षा भी समाज सुधारक, उनकी मृत्यु। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे, बहुत चर्चा में रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई। मेघना देसाई अर्थशास्त्री और लेखक, इनकी भी मृत्यु हो गई। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और हल्क होगन करके हैं WEF सुपरस्टार थे, इनकी मृत्यु। VS अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता, इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी मृत्यु। वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी, ये पूछ सकते हैं, वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी, इसका निधन हो गया। पीटर रुफाई नाइजीरिया के पूर्व, इनका निधन। शेफाली जरीवाला जो कांटा लगे गाना की जो आपने देखा होगा, उस गाने पर जो अभिनेत्री नृत्य कर रही थी, शेफाली जरीवाला, बहुत कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु हुई, तो बड़ी चर्चा थी इनकी, क्योंकि सलीम अख्तर देखिए उर्दू समाचार वाचक, इनकी मृत्यु हो गई। गुलाब नबी आजाद है कश्मीरी गायक, इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ देखिए MR श्रीनिवास है परमाणु वैज्ञानिक, इनकी। जयंत नार्लिकर खगोल वैज्ञानिक, कई बार इससे प्रश्न आए हुए हैं। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता, इनकी। के कस्तूरी रंगन, इनकी भी मृत्यु। इसरो के पूर्व अध्यक्ष, बहुत चर्चित रहे हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। मनोज कुमार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, इनकी मृत्यु, ठीक है। और मनोज भारतीय राजा एक्टर जॉर्ज फोरमैन मुक्केबाज, बिंदु घोष तमिल, पुराने हो चुके हैं, तो शायद अभी उतने प्रासंगिक नहीं है, एक नज़र आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह भारतीय, तो पुराने हैं, ये 24 और अभी 24 का चल रहा है, ये सब बहुत पुराने हो चुके हैं, तो बहुत नहीं आना है। 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं, इनको आप देख लीजिए। चेयरमैन गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, वहाँ के उदय कोटक नियुक्त किए गए हैं। निवेदिता दुबे जो है पहली महिला सदस्य है भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड में। EM अनंता निदेशक रक्षा विभाग, अनंता। उदय कोटक चेयरमैन गिफ्ट सिटी। जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी प्रमुख ब्रह्मोस एयरस्पेस। पल्ले गंगा रेड्डी ये प्रथम अध्यक्ष है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष हैं पल्ले गंगा रेड्डी। आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख चुने गए। सुधांशु मित्तल प्रमुख है खो खो महासंघ के। शशि सोलंकी है पहली महिला ADC राष्ट्रपति सुरक्षा में पहली महिला शशि सोलंकी चुनी गई है DC के रूप में। अभिजीत सेठ जो है अध्यक्ष है राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के। सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक है रेलवे सुरक्षा बल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक बांग्ला निदेशक है अटल इनोवेशन मिशन के बांग्ला। अंजू राठी राणा है पहली महिला विधि महासचिव है। पर्वत नेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत चुने गए हैं। और पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत क्या है देश के पहले CDS चुने गए थे। और विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। बॉबी लेम वैश्विक सद्भावना दूत यूनिसेफ। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत है यूनिसेफ की। और अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल इस समय है। पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना। संजय वात्सायन उप प्रमुख नौसेना। प्रदीप कुमार प्रजापति निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान।
वंदना शुक्ल गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक, सलीम अहमद सीएमडी रेल विकास निगम लिमिटेड, संजय गर्ग महानिदेशक बीआईएस, रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के, पराग जैन सुरक्षा सचिव भारत सरकार, विश्वजीत सहाय लेखा रक्षा महानियंत्रक, वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मटेरियल प्रमुख हैं नौसेना के, संदीप प्रधान है पूर्णकालिक सदस्य हैं सेबी के, इसमें चुने गए हैं सेबी में, और गेनाडी लोकोवकिन जो है अध्यक्ष है वर्ल्ड बॉक्सिंग के, जस्टिस सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रवीण कुमार बीएसएफ के, राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त इसमें कौन है, राजकुमार गोयल, विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष सीबीआईसी, आर के अग्रवाल एफसीआई, राकेश अग्रवाल एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नागेश कपूर उप प्रमुख वायुसेना, प्रवीण वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग, हरपाल सिंह महानिदेशक बीआरओ, शत्रुजीत सिंह कपूर महानिदेशक आईटीबीपी। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं देखिएगा, पर्वत नेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। उषा वेंस कौन है, दूसरी महिला है अमेरिका की, दूसरी महिला उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं। क्रिस्टी कवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी महिला फर्स्ट में है। सरली बोचवे घाना की पहली अफ्रीका महिला महासचिव किसकी, राष्ट्रमंडल की। परमेश्वरन अय्यर आईएमएफ बोर्ड के भारत के प्रतिनिधि। पोपोलियो जो है 14वें हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप हैं। डेविड साल्वाग्रीनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल की शांति राजदूत है, सुकन्या सोनेवाल। जेनिफर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति है सूरीनाम की, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। जेनिफर सीमंस, सूरीनाम राजधानी भी पूछता है ऐसे देशों के। मसातो कांडा 11वें अध्यक्ष हैं एडीबी के, एशियाई विकास बैंक के कांडा, कांड से याद करिएगा बैंक में, तो एडीबी के मसातो कांडा जापान के हैं। काश पटेल निदेशक हैं, यह बीआई के, अमेरिका के बीआई के। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति महोदय 47वें हैं अमेरिका के, जो आप कारनामे आप देख ही रहे हैं। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत। डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष हैं ब्रिक्स बैंक की। सेंथिल पांडियन डब्ल्यूटीओ के राजदूत हैं। अगला देखिए, वोंग गेथिंग है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स सद्भावना राजदूत है यूएनएचसीआर। जेंसी वेंड उपराष्ट्रपति अमेरिका। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक। खाबिलेम वैश्विक राजदूत यूनिसेफ। ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ के स्थायी प्रतिनिधि। आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल। जोनास गहर स्टोयर प्रधानमंत्री नॉर्वे। सुशीला कर्की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की थी, इस समय तो बालेन शाह का राज चल रहा है, इस समय मशहूर रैपर नेपाल के थे बालेन शाह। एक चीज शायद हमने यहाँ पर थोड़ा सा, उषा वेंट्स अच्छा दूसरी महिला है, भारतीय मूल की है, उपराष्ट्रपति जो जेसी वेंट है उनकी पत्नी है। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, देखिएगा, हाँ अच्छा यहाँ तक हो गया। सुशीला जब नेपाल के हम लोग बात कर रहे थे। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल की चुनी गई। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति मेडागास्कर। पैट्रिक हरमिनी राष्ट्रपति सेशल्स। रुपिन पोर्टुनेट राष्ट्रपति मेडागास्कर। खालिद अल एनानी महानिदेशक यूनेस्को। खालिद अल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक, इंपॉर्टेंट है। डैन कैटर्स पहले जो है उप निदेशक चुने गए, उप प्रबंध निदेशक आईएमएफ के चुने गए हैं। कैथरीन कोनोली राष्ट्रपति आयरलैंड। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। साने ताकाइची याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साने ताकाइची। माइकल रेडिया नेरीना राष्ट्रपति मेडागास्कर। सामिया सुलूहू राष्ट्रपति तंजानिया। ममादी डैम्बेया राष्ट्रपति गिनी। डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला, और क्योंकि वेनेजुएला में तख्तापलट ट्रंप महोदय ने कर दिया है, तो निकोलस मादुरो को हटा करके डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम जो है राष्ट्रपति बनी है वेनेजुएला की। दीना पावेल मैक कार्मिक अध्यक्ष मेटा के हैं इसमें। यावेरी मुशेवेनी राष्ट्रपति युगांडा। एंड्री ग्यूरोव प्रधानमंत्री बुल्गारिया। मिया अमोर मोटली प्रधानमंत्री बारबाडोस।
तारिक रहमान प्रधानमंत्री बांग्लादेश, इसमें नवीनतम चयन हुआ है। रॉब जेटन सबसे युवा प्रधानमंत्री क्या है, नीदरलैंड के। तो इस तरीके से आप एक समसामयिक स्टैटिक्स जो है आप लोगों ने देखा। ये कुल 4 वीडियो जो है, इसको सबसे लंबा वीडियो करंट अफेयर्स का। आप सभी को अच्छे से 4 ही वीडियो है, बार बार देखिए तो कम से कम एक स्टैटिक्स पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ने का यही तरीका होता है कि इसको बार बार आप देखिए जितना हो सके। जब कोई आप कुछ कर रहे हो, मन नहीं हो, तो आप इन वीडियो को लगा दीजिए और धीरे धीरे सुनिए। और हो सके तो इसको एक बार आप नोट्स बनाइए, इसको शार्ट में अपने तरीके से नोट्स बनाइए, फिर आप इजीली याद करेंगे। तो आपको 14 पेज का है तो आपको 10-5 पेज में इन सभी को समाहित करके नोट्स बनाइए, बार बार देखिए। आप सभी को जो है आपके वापिस के आने वाले एग्जाम की बहुत शुभकामनाएं हैं। मेहनत करते रहिए, जम के लगी, जी जान से लगी, सफलताएं आपकी जो है एक दिन सपने आपके जरूर पूरे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।